Hello students, welcome you all in the social science class, and we are doing the first chapter of your book Democratic Politics Part 1, and the chapter name is What is Democracy? Why Democracy? And in this chapter today we will study why democracy, means why we need democracy, and in this part we will study the arguments in favor of the democracy. In the last video we have studied the arguments against the democracy. Now we will study arguments in favor of डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, क्या इसमें फीचर्स हैं, किस लिए होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और फर्स्ट और लास्ट लेक्चर्स में हमने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी इस पार्ट के बारे में स्टडी कर चुके हैं, और उसमें हमने स्टडी किया था डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। नाउ वी विल स्टडी आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ democracy. Let us start our work. Arguments in favor of democracy. अब इसमें हम देखेंगे डेमोक्रेसी लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे विद द स्टोरी ऑफ चाइना एंड इंडिया एट द टाइम ऑफ फेमाइन दैट इज हैपन इन 1958-61। तो जहाँ हम स्टोरी देखते हैं फेमाइन, चाइना में 1958-61 में फेमाइन आया था, जिसका इफेक्ट चाइना और उसके आसपास की कंट्रीज़ सब पर हुआ। तो इसमें हमने दो कंट्रीज़ चाइना और इंडिया के कंपेयर करते हैं कि उन पर फेमाइन का क्या इफेक्ट हुआ, क्या इम्पेक्ट हुआ। फेमाइन के टाइम क्या हुआ, काफ़ी भूखमरी फैल गई, फूड की कमी हो गई, जिस कारण से चाइना में लगभग 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। काफ़ी बुरा इम्पैक्ट हुआ चाइना के ऊपर। और इंडिया में इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना चाइना पे। तो इकोनॉमिस्ट ये सोचते हैं कि ये क्या कारण है, किस कारण ऐसा हो। ये सोचते हैं कि इट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसीज़। सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी पॉलिसीज़ में है कि चाइना में जो उनकी पॉलिसीज़ थी, जो प्लान्स थे, इतने इफेक्टिव नहीं थे जितने इंडिया के थे, जिस कारण कि इस प्रॉब्लम को जो इंडिया अच्छे ढंग से हैंडल कर पाया, क्योंकि उसके पास फूड सिक्योरिटी थी, उसके बारे में उसने सोचा हुआ था, जिस कारण से वहाँ पर इंडिया में इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं हुआ। चाइना क्या है, एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर इसका काफ़ी बुरा इफेक्ट हुआ। और वहाँ पर क्या है, कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं, ना ही कोई ओपोजिशन पार्टी है जो वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या उनके बारे में, प्लान्स के बारे में उनको क्रिटिसाइज़ कर सके। पर जबकि इंडिया में अगर ऐसा कुछ हो जाता तो सब लोग किसको ब्लेम करते, गवर्नमेंट को ब्लेम करते कि यहाँ की गवर्नमेंट सही नहीं है, कि उसने गलत प्लान लिया। तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता कि अपने प्लान्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में। और इन्हीं सब से बचने के लिए कि लोगों के प्रति वो जवाबदेही है, लोगों को जवाब देना पड़ेगा, तो वो हर एक पॉलिसी को अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करती है, अपना काम पूरे सही तरीके से करने की कोशिश करती है। और इसी से हम देखते हैं फर्स्ट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट इज़ डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मीन्स जवाबदेही, कि उसे लोगों को जवाब देना पड़ता है जिन्होंने उसको चूज़ किया हुआ है। तो जो ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, तो इसमें हर एक प्लानिंग जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है काफ़ी सोच समझकर बनाई जाती है, ताकि कि लोगों को जवाबदेही से लोगों के प्रति जवाबदेही से बच सके। नेक्स्ट,
Democracy improves the quality of decision making as it is based on consultation and discussion. ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हम जब उसमें देखा था कि आर्गुमेंट अगेंस्ट, कि जब हम बहुत ज़्यादा लोगों से कंसल्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो कोई भी डिसीज़न लेने में डिले हो जाता है, देरी हो जाती है। हमने ऐसा पढ़ा था। पर यही यहाँ से इसकी एक क्वालिटी भी निकल के आती है। क्या आता है कि अगर हम ज़्यादा लोगों से कंसल्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो एक अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारी पार्लियामेंट है, जहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें हमें इलेक्ट करके भेजा हुआ है, वो कोई भी पॉलिसी या प्लान बनाने से पहले आपस में डिबेट, डिस्कशंस करते हैं, जिससे एक अच्छा प्लान या पॉलिसी बन जाता है। देरी तो होती है, पर एक अच्छा डिसीज़न लिया जाता है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका क्या मीनिंग है? फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। अलग अलग कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं। तो हर एक के अपनी अपना ओपिनियन होता है, आपस में मतभेद हो जाते हैं। पर डेमोक्रेसी में इन कन्फ्लिक्शंस को, डिफरेंसेस को आसानी से टैकल किया जा सकता है। इसमें ये ध्यान रखा जाता है कोई पावरफुल कास्ट या किसी दूसरे को जो वीक है उनको डोमिनेट ना कर पाए। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी enhances the dignity of every citizen as democracy is based on political equality। ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट है। अगर डेमोक्रेसी अकाउंटेबल नहीं भी होती है, या अच्छे डिसीज़न ना लिए जाएं, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है डिफरेंसी, डाइवर्सिटी को टैकल करने में, तो पर ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी में डिग्निटी ऑफ एवरी सिटीजन, कि हर एक आदमी की वैल्यू है, चाहे वो गरीब है या फिर अमीर है, सबको वोट डालने का राइट मिला हुआ है और सबके राइट्स का ध्यान रखा जाता है। जैसे आप सबको पता है इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हैं और वो सभी लोगों को मिले हुए हैं बिना किसी भेदभाव के, और सभी को वोट डालने का राइट मिला। इट मीन्स डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ एवरी सिटीजन। डेमोक्रेसी में हर एक आदमी की अपनी इंडिविजुअल वैल्यू होती है, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली इन द डेमोक्रेसी that mistakes are admitted and all the attempts are made to correct this mistake। डेमोक्रेसी की ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें गलतियों को सुधारने के मौके मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि कोई गलत निर्णय ले लिया जाता है, तो हम लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं, या तो उसको चेंज कर दिया जाए उस डिसीज़न को, और कई बार वो गवर्नमेंट को भी चेंज कर सकते हैं कि वो सोचती हैं कि अगले इलेक्शंस में वो उन लीडर्स को इलेक्ट नहीं करेंगे। दैट इज़ इट मीन्स डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें हम गलती सुधारने के पूरे मौके मिलते हैं, जबकि दूसरी कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिसमें ऐसा कोई आपके पास चांस मिले, क्योंकि उसमें आप किसी दूसरी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। इसमें आप डेमोक्रेसी में मीडिया के थ्रू जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अवेयर कर सकते हैं कि अगर कोई गलत पॉलिसी है उसको चेंज किया जाए। अगर वो इससे इनकार करते हैं, तो अगर कोई गलत लीडर है तो उनको नेक्स्ट इलेक्शंस में चेंज भी किया जा सकता है। तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द democracy। I hope all of you understand about this. Now we will study which government or which type of democracy is most popular and most common in today's world.
that is representative democracy. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव। क्या होती है? जैसा इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, जो जिन लोगों को वोट डालने का राइट मिला हुआ है, तो हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, वो हमारे बिहाफ पर डिसीज़न लेते हैं। जैसे हम MLA, MP, MC के इलेक्शंस होते हैं, तो हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और उनको हम राइट देते हैं कि वो हमारी तरफ से निर्णय ले सके, कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इतनी पॉपुलर और क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि आजकल जो स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और फिज़िकली सभी लोग एक जगह प्रेजेंट होंगे और सब मिलकर डिसीज़न लें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई वी अडॉप्ट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिस कारण से हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया है कि लोग एक जगह बैठकर इकट्ठे बैठकर डिसीज़न नहीं ले सकते। सेकेंडली, they don't have time, desire and skill for participating in decision making process। और कई बार ऐसा भी होता है कि सभी लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डिसीज़न के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके, जहाँ उनकी कोई इच्छा नहीं होती, या कई लोगों के पास स्किल, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि दे कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस। That is why we adopt representative democracy. We elect our representatives and they take all the decision on our behalf. That is all about this chapter. What is democracy and why democracy? I hope all of you understand this civics chapter 1. Thank you for watching the video.